हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल प्रफुल्ल केमिस्ट्री क्लासेस में, जहां हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम का असाइनमेंट और डीपीपीज सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले मैंने आपको डीपीपी 1 और डीपीपी 2 सॉल्व कराया। इस टाइम मैं आपको डीपीपी 3 सॉल्व करा रहा हूं। ठीक है, डीपीपी 3 में आपके 15 क्वेश्चन हैं। टॉपिक कौन सा है मैं आपको बता देता हूं। ये टॉपिक आपका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मैक्सवेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये आपका टॉपिक है। ठीक है, मतलब आपको ये बात पता होगा अगर आपने ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ा है कि लाइट का डुअल नेचर होता है ना, रेडिएशन का डुअल नेचर होता है। एक होता है आपका वेव नेचर, एक होता है पार्टिकल नेचर। वेव नेचर जो जिस केमिस्ट ने बताया था वेव नेचर के बारे में, उनका नाम था मैक्सवेल, जिन्होंने एक रेडिएशन के बारे में बताया जिसका नाम था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मैक्सवेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वो आपका टॉपिक है। उसके बाद पार्टिकल नेचर के बारे में एक केमिस्ट ने बताया जिनका नाम था प्लैंक, मैक्स प्लैंक। उन्होंने ये बताया कि लाइट के अंदर भी या कोई भी रेडिएशन के अंदर पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें आप क्वांटा कहते हैं, है ना। और क्वांटा के नाम पर ही उन्होंने इस थ्योरी को बोला था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, इधर हो गया आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मैक्सवेल का। तो प्लैंक ने जब क्वांटम थ्योरी दिया था तो उनके पास कुछ प्रमाण थे, कुछ सबूत थे जिसके बेसिस पे उन्होंने प्लैंक क्वांटम थ्योरी को जस्टिफाई किया, जिसमें से एक था आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन और एक होता आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यहां तक आपका इस डीपीपी में जो भी क्वेश्चंस आपके बनेंगे वो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, लेकिन ध्यान रहे वीडियो को लास्ट तक देखना है, साथ साथ आपको नोट्स प्रिपेयर करना है। आप लोग क्या वीडियो देखते हैं, बस देख के आप निकल जाते हैं कि चलिए हो गया, ठीक है, समझ में तो आ गया ना, लेकिन आप जब तक लिखिएगा, खुद से लिखिएगा, बनाइएगा नहीं क्वेश्चंस को, तब तक कोई फायदा नहीं होगा। इससे बढ़िया आप वीडियो को छोड़ दीजिए, मत देखिए, है ना। लेकिन अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो आप सीखिए और क्वेश्चंस बनाने का प्रैक्टिस कीजिए। और एक बात, अगर आपको मैं जितना क्वेश्चंस करा देता हूं ये आपके लिए ठीक है, आपके लिए बहुत अच्छा है, आपको बेसिक मजबूत कर देगा, मगर आप कोशिश कीजिए कि मेरे क्वेश्चंस बनाने के बाद कोई अच्छे बुक से आप प्रैक्टिस करिए कि आप और उसी टॉपिक से क्या और क्वेश्चंस आप बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपका तैयारी बहुत ही जोरदार होगा। चाहे आप झारखंड एकेडमिक काउंसिल का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के हो, चाहे आप कोई एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, नीट हो गया या जेईई हो गया। ठीक है, क्योंकि सभी टॉपिक्स आपका वही रहता है, बस क्वेश्चन का लेवल अलग अलग होता है। आप स्टेट एग्जामिनेशन का बात करें लेवल कम होगा, लेकिन आप नेशनल लेवल के एग्जाम का बात करेंगे तो लेवल थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन टॉपिक वही होगा। ठीक है, तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा। जितना आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं उस पर, तो हम लोगों का हमारा मोटिवेशन होता है। अगर हम लोग को मोटिवेट हो जाते हैं, हम लोग को लगता है कि चलिए हमारा वीडियो काम आ रहा है किसी को, तो हम लोग को आगे वीडियो बनाने के लिए क्यूरियोसिटी बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये है आपका डीपीपी 3। ठीक, और आपके किस किस एग्जामिनेशन को ये टारगेट कर सकता है, करेगा, ये मैंने आपको लिख दिया। ठीक है, चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। द वेव लेंथ ऑफ रेडियो वेव है फ्रीक्वेंसी 3 मेगाहर्ट्ज वुड बी, है ना। देखिए यहां पर आपको, अगर आपने ऑफलाइन क्लासेस किया है, अगर आपको टॉपिक्स या थ्योरीज या फॉर्मूलाज आता है तो ही आपको ये दिक्कत नहीं होगा, नहीं तो आपको फिर दिक्कत होगा। देखिए वेव लेंथ निकालना, आपको फ्रीक्वेंसी दिया है। आपको ये बात पता होगा कि वेव लेंथ का फॉर्मूला होता है स्पीड बाई फ्रीक्वेंसी, है ना। ये आपका वेव लेंथ है, वेव लेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका है वेव लेंथ इक्वल टू स्पीड बाई फ्रीक्वेंसी। तो लैम्डा इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट होता है आपका 3 × 10⁸। इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं और फ्रीक्वेंसी को न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, लैम्डा इक्वल टू सी बाई न्यू, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ना, बहुत पॉपुलर फॉर्मूला है। सॉरी, तो स्पीड हो गया आपका सी, फ्रीक्वेंसी आपका 3 मेगाहर्ट्ज है। यहां पर एक देख रहे होंगे मेगा, 3 मेगाहर्ट्ज है आपका न्यू। ठीक है, सॉरी, न्यू है आपका 3 मेगाहर्ट्ज। मेगा मतलब होता है 10 का पावर 6, मेगा को आप मिलियन भी बोल सकते हैं। तो इस मेगा को पहले हटाइएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी आपका हर्ज में होना चाहिए, मेगाहर्ज में नहीं होना चाहिए। मेगाहर्ज, किलोहर्ज, कोई और यूनिट रहेगा उसको आप हटाइए, उसको आप एसआई सिस्टम में लेके आइए। तो 3 × 10⁶ हर्ज हो जाएगा अगर आप मेगा को हटाते हैं तो, है ना। तो इसको यहां पुट कर दीजिएगा तो हो जाएगा 3 × 10⁶। 3 से 3 कट गया, 10 का पावर 8 है। अब ये 6 ऊपर जाएगा तो ये -6 हो जाएगा, इतना तो आपको जरूर पता होगा। तो ये हो गया आपका 10 का पावर 2, और 10 का पावर 2 को आप क्या लिखिएगा, 100 लिखिएगा। 100 क्या यूनिट होगा, मीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या हो गया, 100 मीटर। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया 100 मीटर, यानी कि 1 का हो गया ए। क्लियर, आसान क्वेश्चन था। आपको देखिए यहां पर आपका क्वेश्चन क्यों हुआ आंसर, ये भी आपका कवर है। तो आपको ये क्वेश्चन बनाने के साथ साथ ये भी लिखना है कि इस क्वेश्चन का आंसर ये कैसे हुआ।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए मिनिमम वेवलेंथ। देखिए इसके लिए आपको एक टॉपिक आना चाहिए जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, देखिए आपको ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का मतलब जितने भी रेडिएशंस हैं पूरे दुनिया में, है ना, सारे रेडिएशंस को फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के आधार पर अगर आप अरेंज करते हैं तो एक स्पेक्ट्रम तैयार होता है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, है ना। तो आपको ये सारे रेडिएशंस का जो ऑर्डर है वो याद रखना पड़ेगा। मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला आपका रेडिएशन आता है रेडियो वेव, रेडियो वेव। उसके बाद आता है आपका माइक्रोवेव, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, माइक्रोवेव। इसके बाद आता है इंफ्रारेड, इंफ्रारेड। फिर आता है विजिबल लाइट, विजिबल लाइट। फिर आता है आपका यूवी रे। फिर आता है आपका एक्स रे। फिर आता है आपका गामा रे, गामा रे। और लास्ट में एक और रे भी आता है, इसका नाम है कॉस्मिक रे, कॉस्मिक रे। ये आपको ऑर्डर याद होना चाहिए। आप बोलिएगा ऑर्डर किस चीज का सर? आप जैसे जैसे नीचे जाइएगा रेडिएशंस में वैसे वैसे आपका वेव लेंथ डिक्रीज करता है। वेवलेंथ क्या करता है? डिक्रीज करेगा। और जैसे जैसे नीचे जाइएगा आपका फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगा, क्योंकि आप अपने जस्ट आपने देखा लैम्डा बराबर होता है सी बाई न्यू। अगर आपका वेवलेंथ ज्यादा हुआ तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा? कम। वेवलेंथ कम हुआ तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा? ज्यादा। तो जैसे जैसे आप नीचे जाइएगा वेवलेंथ घटेगा और फ्रीक्वेंसी आपका बढ़ेगा। अब आप इसको याद करने का एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, बहुत इजी ट्रिक है। आप इस पूरे सीरीज को आप याद कर पाइएगा। ये याद रखिएगा आप, रीडिंग मैथ, रीडिंग मैथ इज वेरी यूजफुल एग्जाम्पल। एग्जाम्पल का स्पेलिंग ई से शुरू होगा लेकिन मैंने एक्स लिख दिया। ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, ठीक है। और ये मैं आपको ऐसे ही कॉस्मिक, आप कॉस्मिक याद रख लीजिएगा, ठीक है। क्या है? रीडिंग मैथ इज वेरी यूजफुल एग्जाम्पल ज्योमेट्री। रीडिंग आर से रेडियो वेव, मैथ एम से माइक्रोवेव, आई इंफ्रारेड, वी विजिबल लाइट, यू अल्ट्रावायलेट, एक्स एक्सरे, जी गामा रे। रीडिंग मैथ इज वेरी यूजफुल एग्जाम्पल ज्योमेट्री, कॉस्मिक रे, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक। अब आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मिनिमम वेवलेंथ, सबसे कम वेवलेंथ किसका है? तो आप जैसे जैसे नीचे जाइएगा वेवलेंथ घटते जाता है। तो जितना नीचे होगा वेवलेंथ उतना कम होगा, जितना नीचे होगा वेवलेंथ उतना कम, और जितना ऊपर होगा वेवलेंथ उतना ज्यादा। तो जब सबसे नीचे होगा उसका वेवलेंथ सबसे कम होगा। देखिए सबसे नीचे कौन है आपका? कौन कौन ऑप्शन है आपका? गामा, गामा यहां है। उसके बाद देखिए एक्सरे यहां है। उसके बाद इंफ्रारेड देखिए यहां है, और माइक्रोवेव यहां है। सबसे नीचे कौन है आपका? बोलिए गामा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका गामा रे। क्या हो जाएगा? गामा रे। इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा, बहुत काम का चीज है। अभी जब नेक्स्ट स्लाइड जाऊंगा तो ये चीज आपका फिर मिट जाएगा, इसलिए आप इसको नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि अगले क्वेश्चन के लिए भी ये काम आएगा। इस पर 3 क्वेश्चन मैंने दिया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका गामा रे, ठीक है। याद रखिएगा नीचे जाने पे वेवलेंथ क्या होता है? घटता है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? बढ़ता है। अगर इस क्वेश्चन पूछता मिनिमम फ्रीक्वेंसी किसका होगा, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, तो जो सबसे ऊपर होगा उसका फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगा। और सबसे ऊपर कौन है? बोलिए माइक्रोवेव। तब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है माइक्रोवेव। क्लियर है? तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, ये वाला, किसका वेवलेंथ ज्यादा, किसका फ्रीक्वेंसी कम, किसका वेवलेंथ कम, किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा। ये जो ऑर्डर है बहुत बार पूछता है। कई बार आपको रेडिएशन दे देगा, ये ऐसे लिख देगा और बोलेगा फ्रीक्वेंसी के आधार पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाइए, वेवलेंथ के आधार पर घटते क्रम में सजाइए, बढ़ते क्रम में सजाइए। क्वेश्चन मैंने आपको दिया भी है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या देखिए? एफएम रेडियो ब्रॉडकास्ट एट 900 किलोहर्ट्ज, व्हाट इज द वेवलेंथ? पहला क्वेश्चन से मिलता जुलता है ना। आपको यहां पर फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है? 900 किलोहर्ट्ज। वहां मेगाहर्ट्ज था, यहां किलोहर्ट्ज था। तो पहले आप किलो को हटाइए, और किसी भी चीज का किलो को हटाइएगा तो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि 10 का पावर 3। अब आपसे लैम्डा पूछ रहा है। लैम्डा बराबर क्या होगा? सी बाई न्यू। सी का वैल्यू 3 × 10 पावर 8 और न्यू का वैल्यू 900 × 10 पावर 3। तो आप इसको काटिएगा तो 3 बार में काटेगा। ये हो गया 1/3, है ना। अब देखिए 10 का पावर क्या है? ऊपर क्या है आपका? 8। नीचे अच्छा ये 100 को आप क्या लिखिएगा? 10 का पावर 2 लिख सकते हैं 100 को आप, है ना। ये है आपका क्या? 10 का पावर 3। फिर से देखिए 1/3 × 10 पावर क्या हो गया? 8, और नीचे 10 पावर कितना हो गया? 3 और 2 5, है ना। तो 1/3 × 10 पावर 8, और ये 5 ऊपर गया तो 8 में से 5 गया तो 3, ये हो गया। अब आप 1/3 को डिवाइड कीजिएगा तो आएगा तो 0.333 आते जाएगा,
और 10 का पावर 3 का मतलब हो गया आपका 1000। तो 0.3333 को मल्टीप्लाई करते रहिए, उसको 1000 से मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका आएगा 333 आते जाएगा, ये 333 आएगा, फिर पॉइंट के बाद आपका 3 फिर आते जाएगा, तो लगभग 333 मीटर के आसपास ही हुआ। तो बोलिए 333 मीटर किसका आंसर सही है? तो ये हो गया आपका कौन सा ऑप्शन सही? ए, यानी कि थर्ड का आंसर हो गया आपका ए। सेम क्वेश्चन पहले के जैसा ही है, बस वहां मेगा हर्ट्ज था, यहाँ किलो हर्ट्ज था, कैलकुलेशन अलग अलग है, बाकी क्वेश्चन सेम है। ठीक है, चलिए आज आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अभी वही क्वेश्चन जो मैंने आपको लिखा है ना, उसी पर एक क्वेश्चन और भी है। इतना उम्मीद करता हूं कि आपके पास लिखा हुआ, मैं दोबारा लिख नहीं पाऊंगा, फिर टाइम आपका लग जाएगा ज्यादा, वीडियो बड़ा हो जाएगा। क्या लिखा हुआ? विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बताइए कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है? आपने कॉस्मिक रे का नाम तो सुना था, है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे। गामा रे, ये गामा का सिंबल है, याद रखिएगा गामा, है ना, ये भी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे है, ये भी सुना है। बीटा रे का आपने नाम सुना क्या? नहीं, तो ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे नहीं है। एक्स रे का नाम सुना? बिल्कुल सुना। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, आपसे पूछा कौन सा इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। 4 का आंसर हो गया आपका सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं कि मैं सिर्फ और सिर्फ आपको शॉर्ट में लिख रहा हूं, है ना। क्या था? रीडिंग मैथ इज वेरी यूजफुल, एग्जाम्पल ज्योमेट्री, कॉस्मिक। बोलिए, इतना लिखेगा काम चल जाएगा आपका। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, और आप ये भी जानते हैं नीचे जाने पे लैम्डा डिक्रीज, वेवलेंथ डिक्रीज, नीचे जाने पे न्यू इंक्रीज, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, सॉरी इंक्रीज। ठीक है, INC। अब आप क्वेश्चन देखिए, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम द फ्रीक्वेंसीज ऑफ गामा रे, गामा इसको बोलेंगे, एक्स रे ये हो गया आपका, एंड यूवी रे ये है आपका, आर डिनोटेड बाय, इसके फ्रीक्वेंसी को लिख रहा है N1, इसके फ्रीक्वेंसी को आपको लिख रहा है एक्स रे को N2, देखिए N1 N2, और इसके फ्रीक्वेंसी को आपको क्या लिख रहा है? N3। क्वेश्चन में दिया हुआ है इसके फ्रीक्वेंसी N1 N2 N3। अब आपसे पूछ रहा है कि किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा किसका कम। तो आप जानते हैं कि नीचे जाने पर फ्रीक्वेंसी क्या करता है? इंक्रीज। तो सबसे नीचे जो होगा उसका सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा। सबसे नीचे कौन? आपका गामा, इसलिए सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी सी का, यानी कि सबसे बड़ा आपका कौन हो गया? N1। फिर कौन हो गया आपका? बोलिए N2। फिर कौन हो गया आपका? बोलिए N3। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा N1 ग्रेटर देन N2 ग्रेटर देन N3। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका A। 5 का हो गया A। कितना आसान क्वेश्चन है, ट्रिक से याद हो गया ना। रीडिंग मैथ इज वेरी यूजफुल, एग्जाम्पल ज्योमेट्री, और लास्ट में क्या लिखिएगा? कॉस्मिक। ठीक है, चलिए ये हो गया, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया A। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए आपका प्लैंक क्वांटम थ्योरी वाला पार्ट कवर स्टार्ट हो गया आपका छठा क्वेश्चन से, है ना। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ फोटोन। अब ये फोटोन क्या होता है? तो सुनिए, जब किसी मेटल के सरफेस पर इलेक्ट्रॉन टकराता है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में मैं आपको बताया है ना, सॉरी, जब उल्टा बोल दिया मैंने, जब किसी मेटल के सरफेस पर लाइट टकराता है, लाइट, तो उस चीज से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, ये याद रखिएगा, है ना। और जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है उसको फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। लाइट पड़ता है, अब लाइट के अंदर जो आपका सनलाइट है, सनलाइट, उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जिसे फोटोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोटोन। जो लाइट आपका पड़ेगा उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? फोटोन। और वो जब किसी मेटल के सरफेस पे पड़ता है तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है उसको कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन। इसे आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टॉपिक में पढ़ते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि फोटोन का इनमें से कौन सा प्रॉपर्टी नहीं है? नॉट, है ना। तो देखिए, क्या फोटोन के पास कोई चार्ज होता है? बिल्कुल नहीं, फोटोन चार्जलेस पार्टिकल है। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, क्योंकि आपका कहा क्या कौन सा नहीं है। बाकी मैं ऑप्शन आपके सेटिस्फैक्शन के लिए चेक कर देता हूं। क्या फोटोन के पास वेलोसिटी होता है? बिल्कुल। जब ये लाइट है, लाइट का वेलोसिटी नहीं होता है क्या? तो लाइट का वेलोसिटी है तो फोटोन का भी वेलोसिटी है। एनर्जी, बिल्कुल एनर्जी तो होता ही है, क्योंकि जब एनर्जी हमारे पास है, फोटोन का एनर्जी ही तो होता है आपका E बराबर h न्यू, या फिर E बराबर hc बाय लैम्डा। और यही दिया था किसने? प्लैंक ने। इसे ही कहा जाता है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ये उसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसके पास एनर्जी तो होता ही है, मोमेंटम भी होगा। जब इसके पास, फोटोन के पास मास होता है और इसका वेलोसिटी भी है, इसका मतलब इसके अंदर मोमेंटम भी है। बस ये आपका मोमेंटम भी है, इसका मतलब इसके पास एनर्जी भी है, मोमेंटम भी है, लेकिन एक चीज नहीं है फोटोन के पास, वो है चार्ज। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका A। 6 का आंसर हो जाएगा आपका A। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? देखिए, फिर से वही जो मैंने आपको बताया अभी फॉर्मूला, उसी फॉर्मूला पर एक न्यूमेरिकल है, देखिए, है ना। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे आपको एनर्जी निकालना है जिसका वेवलेंथ दिया हुआ। देखिए, एनर्जी का फॉर्मूला होता है, 2 फॉर्मूला होता है, एकदम ध्यान रखिएगा। E बराबर h न्यू और E बराबर hc बाय लैम्डा। ये, और यहां पर h को बोलते हैं हम लोग प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट।
6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड इसका वैल्यू होता है। अगर आपको एनर्जी निकालना है तो, और न्यू हो गया आपका फ्रीक्वेंसी, अगर आपको फ्रीक्वेंसी दिया है तो बस h से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, और अगर आपको वेवलेंथ दिया है ना, तो h को c से मल्टीप्लाई कीजिएगा। c होता है लाइट का स्पीड यानी कि 3 × 10⁸ और लैम्डा से डिवाइड कर दीजिएगा। फ्रीक्वेंसी दिया है तो h से मल्टीप्लाई कीजिएगा, अगर आपको वेवलेंथ दिया है तो hc/λ लगा दीजिएगा। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एनर्जी निकालना है जिसका वेवलेंथ दिया है 9 मीटर, तो E बराबर आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना होगा, ये वाला hc/λ। तो 6.626 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 × 10⁸ बाई 9 मीटर है, देखिए मीटर है ना, तो आप 9 सीधा रख दीजिएगा, ठीक है। तो आपको ये कट गया 3 बार में, ठीक, 3 बार में कट गया, और आप इसे डिवाइड कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 2.208 करके आएगा, और 10 का पावर कितना हो जाएगा, -28 -34 + 8 आपका हो गया -26 जूल इस क्वेश्चन का आंसर। तो 2.208 इंटू 10⁻⁻26 कौन सा ऑप्शन सही है, देखिए ये वाला है ना। सिर्फ 2.2 दिया है, क्या फर्क पड़ता है, सिर्फ पॉइंट के बाद 0 है, 10 का पावर -26 जूल होगा, है ना। यहाँ पर सब ऑप्शन में तो यहाँ लिखा हुआ है इन जूल, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका डी, 7 का हो गया डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या देखेगा, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 मोल। ये बड़ा काम का टॉपिक है, आपको बता देता हूँ चीज क्या है ना। देखिए एनर्जी का एक फॉर्मूला आपने बोला सर हम लोगों ने पढ़ा फॉर्मूला E = hν या E = hc/λ, लेकिन ये जो hν या hc/λ है आपको एक फोटोन का एनर्जी है, कितना, एक नंबर ऑफ पार्टिकल या नंबर ऑफ फोटोन कितना होना चाहिए, 1। आपको यहां एक नहीं बोला है, एक मोल बोल रहा है। और आप इतना जरूर जानते होंगे कि एक मोल, आप मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं, बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ये एक मोल का वैल्यू है, जैसे एक दर्जन बराबर 12 आप जानते होंगे, उसी तरह से एक मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो आपको एक फोटोन का नहीं पूछ रहा है, एक मोल का पूछ रहा है, तो आपको यहां पर n लिखना पड़ेगा, यहां भी क्या लिखना पड़ेगा, n, और इस n का वैल्यू एक नहीं रख दीजिएगा, एक मोल का मतलब कितना, 6.022 इंटू 10⁻23। और एक बात और मैं आपको एक्स्ट्रा बता देता हूं कि अगर आप एक मोल फोटोन का एनर्जी निकाल रहे हैं तो उसको 1 आइंस्टीन एनर्जी भी कहा जाता है। 1 आइंस्टीन एनर्जी, एक मोल फोटोन का जो एनर्जी होगा उसको कहा जाएगा 1 आइंस्टीन एनर्जी, ठीक है। तो चलिए ये हो गया E बराबर, और आपको क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, मतलब आपको यही फॉर्मूला लगाना है, ये नहीं लगाना है। n का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 6.022 इंटू 10⁻23, ये दिया नहीं है, एक मोल बराबर इतना होता है। h का वैल्यू लोग जानते हैं 6.626 इंटू 10⁻34, और न्यू का वैल्यू दिया है आपको 5 × 10⁻14। अब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करिएगा, ठीक है, और अगर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मैं आपको सीधा आंसर बता देता हूं, क्योंकि कैलकुलेशन करना अभी पॉसिबल नहीं है, आप कैलकुलेशन घर पे कर सकते हैं आराम से, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आपका आएगा 199.5 इंटू 10⁻3 जूल, ये आएगा, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 199.5, 10 का पावर 3 को आप किलो भी लिख सकते हैं, किलो जूल भी लिख सकते हैं। चलिए किलो जूल में नहीं पूछा आपसे, 199.5 × 10 का पावर 3 जूल है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका बी। तो 8 का आंसर हो गया आपका बी, कैलकुलेशन करके आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एनर्जी ऑफ फोटोन जिसका वेवलेंथ दिया हुआ है, उल्टा इसके बाद अब इस बार आपको क्या है, एनर्जी देके वेवलेंथ पूछ रहा है। तो एनर्जी का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा, E = hc/λ। आपसे लैम्डा पूछ रहा है तो लैम्डा को उधर कर दीजिए, एनर्जी को इधर ले आइए, hc/E। तो h का वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻34 इंटू C का वैल्यू 3 इंटू 10⁻8, और एनर्जी का वैल्यू कितना, एनर्जी का वैल्यू है आपका 3.03 इंटू 10⁻19, है ना। तो आपको इसको और इसको मल्टीप्लाई करना होगा, और आप मल्टीप्लाई करिएगा, और 10 का पावर कितना हो जाएगा, देखिए -34 + 19, -34 + 19 हो गया आपका +15, कितना आ गया आपका, +15 आ गया, ठीक है, ये हो गया। अच्छा एक चीज़ और भी है, आपको नैनोमीटर में बोला है, -19 सॉरी +15 नहीं होगा, 10 पावर कितना हो गया, -19 सॉरी यहाँ पर यह भी है, माइनस पहले होगा -34 + 8 आपका -26 + 19 ये होगा, और इधर से आप डिवाइड कीजिएगा तो आपको कितना आता है, 6 × 18, 6
6 या 18 हो गया, 18 को 3 से डिवाइड करिएगा तो 6 पॉइंट समथिंग, तो 6.56 आता है इंटू 10 टू पावर इतना, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन चेक कीजिएगा, 6.56 इंटू 10 टू पावर हो गया आपका -7 मीटर होगा आपका आंसर। लेकिन अब आप ऑप्शन देख रहे होंगे, सारा ऑप्शन किस में आपका नैनोमीटर में है, किसमें नैनोमीटर। अब आप जानते होंगे 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 का पावर -9 मीटर। 1 नैनोमीटर बराबर 10 का पावर -9 मीटर, तो 1 मीटर बराबर कितना नैनोमीटर। अब आप जानते होंगे अगर आप इधर गए और 10 का पावर माइनस है तो इधर आएंगे तो 10 का पावर प्लस हो जाएगा, समझ में आया। देखिए एक ऐसा उल्टा लिख दीजिए, 1 नैनोमीटर बराबर 10 का पावर -9 मीटर, तो आप ये पावर इधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 1 गुना 10 का पावर +9 नैनोमीटर बराबर 1 मीटर। मतलब ये मीटर, ये 10 का पावर -9 इधर गया तो क्या हो जाएगा प्लस। मतलब 1 मीटर को आपको अगर नैनोमीटर में बदलना है तो 10 का पावर 9 से गुना करना पड़ेगा। नैनो को मीटर में बदलना है तो -9 से गुना कीजिएगा, मीटर को नैनो में बदलना है 10 का पावर +9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, समझ में आया। इधर गए तो माइनस, इधर गए तो प्लस। 1 नैनोमीटर बराबर 10 का पावर -9 मीटर, और 1 मीटर बराबर कितना नैनोमीटर, 1 मीटर बराबर कितना नैनोमीटर, तो 1 मीटर बराबर 10 का पावर +9 नैनोमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये मीटर है, इसको नैनो में बदलना है तो 10 का पावर +9 नैनोमीटर हो जाएगा। तो 6.56 इंटू 10 टू द पावर 2 नैनोमीटर। अब आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 2 पॉइंट उधर चल जाएगा और आंसर आपका आएगा 656 नैनोमीटर आएगा। 656 नैनोमीटर, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका डी। 656 नैनोमीटर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो आप कैलकुलेशन एक बार बढ़िया से अपने से भी करिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन देख के करने का चीज़ नहीं है। आप जब तक मल्टीप्लाई डिवाइड खुद से नहीं करते हैं तब तक नहीं होगा, डिवाइड मल्टीप्लाई जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10। ये 10 आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। कुछ लोग इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करते हैं, आपको कंपेयर करना है। कंपेयर मतलब तुलना करना है एनर्जी को। 2 रेडिएशन है, एक है आपका E1 जिसका वेवलेंथ दिया हुआ है 800 नैनोमीटर, और एक है एनर्जी E2 जिसका वेवलेंथ दिया है 400। बहुत लोग उसको कैलकुलेट करने लग जाते हैं। कैलकुलेट नहीं करना है इस क्वेश्चन को। देखिए पहले आप क्या करिएगा, E बराबर क्या जानते हैं आप लोग, बोलिए hc/λ। अब आप इसको E1 करने के लिए बोल रहा है और लैम्डा का वैल्यू आपको दे दिया 800, तो इसको हटा के आप क्या कीजिएगा 800। आप नैनो को मीटर में बदलने का जरूरत भी नहीं है, क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है। फिर से देखिए, अगर आप इसको E2 लिखते हैं, देखिए E2 लिखते हैं इसे, और वेवलेंथ फिर कितना है आपका 400 वाले का E2 है, तो hc/, कितना हो जाएगा 400। इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करने का कोई जरूरत नहीं है। जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो मतलब दिमाग उनके पास कम है, वो यूज नहीं कर रहे हैं दिमाग को, वो मोटा बुद्धि लगा रहे हैं, ठीक है, भैंस का दूध पीते हैं। तो E1 बराबर hc/800, E2 बराबर hc/400। तो आपको निकालना है E1/E2, तो आप क्या कीजिए, दोनों को डिवाइड कीजिए। E1/E2 करके देखिए तो क्या होगा, तो hc/800 गुना, ये कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, hc/400। कोई दिक्कत तो नहीं है, दोनों डिवाइड कर दिया मैंने, तो hc से hc कट गया। E1/E2 बराबर, आपको पता है 400 अगर डिवाइड के डिवाइड में तो ऊपर चला जाएगा, तो 400/800 दोनों काट दीजिए, और ये कितना हो गया आपका 2, है ना। तो E1/E2 बराबर 1/2। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा आपका E2 = 2E1। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, E2 = 2E1, E2 = 2E1। बताइए E2 = 2E1 किस में है, बी में है, ठीक है। आपको कैलकुलेट करना ही नहीं था, आपको बस कंपेयर करके दोनों को डिवाइड कर दीजिए, है ना। ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, ये एग्जाम आपके अच्छे एग्जामिनेशन में, जेईई नीट जैसे एग्जामिनेशन में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 फिर से प्लैंक क्वांटम थ्योरी के बारे में कुछ बात बताया है। प्लैंक्स लॉ डिस्क्राइब द स्पेक्ट्रम ऑफ दैट स्पेक्ट्रम, है ना। आपको पढ़ा, आपने, मैंने जस्ट बताया था प्लैंक क्वांटम थ्योरी। जब प्लैंक ने अपना क्वांटम थ्योरी दिया तो उनके पास 2 सबूत थे, एक का नाम था ब्लैक बॉडी रेडिएशन और एक का नाम था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो कह रहा है कि प्लैंक थ्योरी से कौन सा स्पेक्ट्रम डील होता है, तो क्या कहिएगा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, है ना। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये दोनों रेड बॉडी व्हाइट बॉडी क्या होता है, ये सब नहीं एक्सप्लेन होगा। ब्लैक बॉडी रेडिएशन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी कि 11 का क्या हो गया, सी, ठीक है। चलिए 12 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 12 क्वेश्चन नंबर क्या, अभी मैंने आपको बताया भी था थोड़ी देर पहले कि द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल। मैंने आपको नहीं बताया था, अभी बताया था ना कि अगर कोई मेटल है, ठीक है, जैसे कोई मेटल है आपका, ठीक है, मेटल के सरफेस पर जब फोटोन पड़ता है, क्या पड़ता है आपका, फोटोन, तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है इसका नाम मैंने आपको क्या बताया था, तो फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या नाम मैंने बताया था, फोटो इलेक्ट्रॉन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका फोटो इलेक्ट्रॉन, 12 का ए, ठीक है। चलिए ये भी हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल। देखिए मान लिया अगर ये मेटल है, ठीक है, मैंने क्या कहा, फोटोन पड़ेगा, फोटोन पड़ेगा, फोटोन या लाइट का ही है, लाइट में ही फोटोन होता है, तो क्या निकलेगा, फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका हर बार आप फोटोन पड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन निकल ही जाएगा। इसके लिए कुछ मिनिमम एनर्जी चाहिए। जैसे ये मेटल बोलेगा ना कि हमको इतना एनर्जी दो तभी इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो उसका जो डिमांड होगा, जो मिनिमम एनर्जी होगा ताकि उसके सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकल पाए, दैट मिनिमम एनर्जी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। उसी को क्या कहा जाता है? वर्क फंक्शन। और एक बात और, वर्क फंक्शन का ही एक और नाम भी है, इसको क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या नाम है? थ्रेशोल्ड एनर्जी। वर्क फंक्शन को ही थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। अब इसका एक फॉर्मूला भी होता है, जैसे आपने पढ़ा एनर्जी बराबर होता है एच न्यू या एच सी बाई लैम्डा, पढ़ा ना। अगर आप एनर्जी बोलेंगे तो ये फॉर्मूला लगेगा, लेकिन अगर आप थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलिएगा या वर्क फंक्शन बोलिएगा तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा वो सुनिए। एच तो एच ही रहेगा, न्यू के जगह हो जाएगा न्यू नॉट। क्या हो जाएगा? न्यू नॉट। और एच सी तो रहेगा ही रहेगा, एच सी बाय लैम्डा भी रहेगा, बस लैम्डा की जगह क्या हो जाएगा? लैम्डा नॉट। अब बोलिएगा ये नॉट 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 क्या लग गया सर? तो ये आपका कहलाता है, जैसे ये आपका कहलाता था फ्रीक्वेंसी, ये कहलाएगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और लैम्डा नॉट को क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। और वर्क फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग डब्ल्यू नॉट से। वर्क फंक्शन को किससे? डब्ल्यू नॉट। नॉट लग जाएगा, नॉट लग गया मतलब थ्रेशोल्ड। वर्क फंक्शन का ये, थ्रेशोल्ड एनर्जी का इसका फॉर्मूला ये होता है। तो मैंने आपको सिर्फ बताया नहीं इस क्वेश्चन का आंसर, बल्कि साथ साथ आपको ये भी बताया थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है। किसी मेटल के सरफेस से फोटोन पड़ा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, लेकिन कितना मिनिमम एनर्जी चाहिए, क्योंकि एनर्जी चाहिए इसे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, ठीक है। तो जितना मिनिमम एनर्जी चाहिए इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उसी को कहा जाता है वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसका फॉर्मूला होता है एच न्यू नॉट या एच सी बाय लैम्डा नॉट। नॉट लग जाएगा, न्यू नॉट को बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और लैम्डा नॉट को बोलेंगे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है। इस पर एक न्यूमेरिकल भी है लास्ट क्वेश्चन, वो भी मैं आपको कराऊंगा, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक क्लियर कर दिया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 14, द बेस्ट मेटल टू बी यूज्ड फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन। फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन के लिए किस मेटल का यूज किया जाता है? आप लोगों ने ऑफलाइन सेंटर में पढ़ा होगा, है ना। जो मेटल से सबसे इलेक्ट्रॉन सबसे आसानी से निकल जाए, याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन जो सबसे इजीली आपको दे देगा उसी मेटल का यूज हम लोग फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में करते हैं। क्योंकि एक बात बताइए, हमको इससे इलेक्ट्रॉन चाहिए, हम क्या चाहेंगे कि इलेक्ट्रॉन जल्दी दे कि लेट से दे? जल्दी दे। तो उसके लिए कौन सा मेटल का चुनाव किया जाता है? तो याद रखिएगा पीरियोडिक टेबल में सीजियम नाम का मेटल है जिससे इलेक्ट्रॉन सबसे आसानी से निकलता है, इसलिए क्योंकि वो सबसे कम डिमांड करता है एनर्जी का, उसका वर्क फंक्शन सबसे कम है, वो कम एनर्जी में ही आपको इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो गया सीजियम। तो 14 का आंसर हो गया आपका डी। क्लियर? चलिए अब आप लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 क्या है आपका? द फोटो सेंसिटिव सरफेस द वर्क फंक्शन इज 3.3 इंटू 10⁻⁻19 थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। देखिए आपको मैंने फॉर्मूला बताया था ना, वर्क फंक्शन का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आपको? एच न्यू नॉट या फिर एच सी बाय लैम्डा नॉट। आपको वर्क फंक्शन दिया हुआ है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, यानी ये दिया हुआ है कितना? वर्क फंक्शन आपको दिया है 3.3 इंटू 10⁻⁻19। अब आपसे न्यू नॉट पूछ रहा है, एच का वैल्यू हम लोग जानते हैं। देखिए एच का वैल्यू ये लेने के लिए बोल रहा है, जब आपको क्वेश्चन में कोई कांस्टेंट का वैल्यू दे दे तो वही लेना है आपको, है ना। जरूर इससे कैलकुलेशन आसान होता होगा, इसीलिए वो देता है वैल्यू और आपको न्यू नॉट निकालना है। ऐसे भी देखिए 3.3 6.6 कटने वाला है, तो न्यू नॉट इक्वल टू 3.3 इंटू 10⁻⁻19 बाई 6.6 इंटू 10⁻34। कितना आसानी से कट गया दो बार में, तो कितना आ गया आपका? 1/2 गुने 10 का पावर -19 प्लस 34। तो 1/2 को क्या बोलेंगे? 0.5 इंटू 10 पावर, है ना, करंट पावर 15 हो जाएगा, है ना। तो 0.5 इंटू 10 पावर 15, 0.5 इंटू 10 पावर 15 नहीं है, ये 5 इंटू 10, 0.5 इंटू 10 पावर 14 है। गलती से ऐसे नहीं समझ लीजिएगा, ये नहीं होगा, ये तो ऐसे ही नहीं होगा, है ना, यही आंसर सही होगा। लेकिन फिर भी आप देख लीजिए। अब आपको ये बात पता होगा, ये पॉइंट अगर आप 0.5 को क्या लिख सकते हैं बताइए? सिंपली 0.5 इंटू 10 पावर 15 आया ना, इसको आप हटाइए और एक 10 नीचे कर दीजिए, है ना, ये फिर आप काट मत दीजिएगा, फिर वही हो जाएगा आपका 5 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ पावर क्या है 1, ये ऊपर गया तो क्या हो जाएगा? 15 में से 1 गया तो 14, यानी कि 5 इंटू 10 पावर 14 हो जाएगा। और यूनिट क्या होगा? आपसे फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है तो हर्ज हो जाएगा, यानी कि 5 इंटू 10 पावर 14 हर्ज। इस क्वेश्चन का आंसर ए। तो 15 का आंसर हो गया आपको ए। क्लियर? तो ये हो गया आपका कंप्लीट सॉल्यूशन, है ना, क्वेश्चन नंबर 15 का। क्लियर?
तो ये हो गया आपका आज का वीडियो, ठीक है। वीडियो को अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर कीजिएगा। देखिए इस सारी वीडियोस का जो आपका पीडीएफ नोट्स होगा या पीडीएफ क्वेश्चंस होगा वो मैं आपको एक टेलीग्राम चैनल में आपको अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल रहा हूं। उसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे पीडीएफ्स जो मिलेंगे वो सारे पीडीएफ्स आपको वहीं मिलेंगे। क्लियर? तो आपको इतना ही। आज का वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।